बुक्स लिख रहे हो, बुक्स। पहली बुक इनकी बहुत प्रसिद्ध बुक है, वो है मीनिंग एंड मेजरमेंट, मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये बुक आई थी इनकी 1981 में। हालांकि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, आपने ऊपर हेडिंग डाली है तो वहां ब्रैकेट में लिख लो 1958। पियाजे ने दिया था 1932 में, इन्होंने 1958 में दिया था, पर बुक्स ये जो है इनकी डेट है 1981। ऊपर हेडिंग डाली ना नैतिक विकास, वहां पे लिख लो 1958। 1958 बुक्स की बात करूं तो मीनिंग एंड मेजरमेंट रिवाइज एडिशन था, इसलिए डेट ये रहेगी 1981। मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट 1981 लिखा सबने। ओके, दूसरी बुक। इनकी तीनों किताबों में मोरल डेवलपमेंट शब्द आता है, चिंता नहीं है। पियाजे की बुक में भी मोरल डेवलपमेंट आया था, याद है आपको, पर वहां आगे क्या लग गया था? यस, चाइल्ड लग गया था, मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जीन पियाजे याद है, 4 दिन पहले की बात। ओके, दूसरी बात, दूसरी बुक, और दूसरी बुक का नाम है फिलोसॉफी, फिलोसॉफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यानी नैतिक नियमों का दर्शन। फिलोसॉफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यह भी 1981। फिलोसॉफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट 1981। और 3 नंबर पे साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये कब आई थी? शाबाश, इसका मतलब बाकी तीनों डेट्स ठीक है अपनी लड़की। वेरी गुड, नाइस। व्हाट्स अ गुड नेम? अलका, नाइस, थैंक यू अलका। अलका ने हमें बताया, पर करेक्ट नहीं किया, हमने पहले किया था। अच्छा, वो शाम वाले बैच में थी वो लड़की। एक दिन मैं उसमें स्पेलिंग लिखा था, उसने 3 कंटिन्यू स्पेलिंग गलत कराई मेरी, जान गए। आप थी? कराई थी तुमने? तो इतना तो फिर वो जुड़ जाता है। एक गलत कराई थी, कोई बात। इसका मतलब हम अपने दिल में कुछ नहीं रखते, कितने निश्चल हैं हम, कभी सोचते हो? पर तुमने ऐसे बता दिया कि तुम इसी में हो, नहीं तो पता है मैं आगे क्या बोलने वाला था। उस लड़के ने 3 गलत स्पेलिंग कराई, लेकिन लड़की बहुत अच्छी थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, ये 100% मैं ये बोलता, लेकिन तुम इसी में हो इसलिए मैं नहीं बोल रहा। ओके, याद रखना, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया, जिन्होंने 3 किताबें लिखी। पहली बुक का नाम लिखिए, बोलिए, मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट, कब आई थी? 1981 में। दूसरी, फिलोसॉफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, कब आई थी? 1981 में। और तीसरी, साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, कब आई थी? 1984। तो बहुत सिंपल है, मोरल डेवलपमेंट सब में आ ही रहा है, ठीक है ना। एक में साइकोलॉजी, एक में फिलोसफी, एक में मेजरमेंट। तो ऐसा कुछ आ जाए तो हम आंख बंद करके लॉरेंस कोहलबर्ग कर देंगे। वैसे भी 2 ही लोगों के नाम याद रखने, जीन पियाजे और कोहलबर्ग। पहला सिद्धांत किसने दिया तो याद रखेंगे? जीन पियाजे ने। और जिनका प्रसिद्ध है वो किसका है? कोहलबर्ग का, लॉरेंस कोहलबर्ग। ओके, अब इन्होंने क्या क्या किया था मैंने आपको बताया भी था, शायद बताया था ना? क्या क्या बताया? सब कुछ बताया था। हेंज की कहानी भी बताई थी, याद है आपको, मोरल डिलेमा वाली। इन्होंने क्या किया था ये भी बताया था। शिकागो 72 ग्रुप्स ऑफ बॉयज, ग्रुप ऑफ बॉयज, ग्रुप्स ऑफ बॉयज, अलग अलग 72 ग्रुप्स थे बॉयज के, उनको कहानियां सुनाई और एक दुविधा पे लाके छोड़ दिया कि क्या कर रहे हैं क्या ना कर रहे हैं, ठीक है ना। बच्चों ने जो आंसर दिए इसके हिसाब से उन्होंने किया। लेकिन इनकी जो परीक्षा में एक चीज आई है, इन्होंने जो मोरल रीजनिंग टर्म यूज किया है, कौन सा? मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कणा। तो इंटरव्यूज तो सबके लिए थे, हर स्टेज के लिए थे, लेकिन मोरल रीजनिंग वाले जो इंटरव्यूज थे वो एक फिक्स एज ग्रुप के थे, और वो परीक्षा में प्रश्न है, वो कौन सा है? शाबाश, 10 से 16। वो क्या है? 10 से 16। योर गुड नेम, जिसने 10 से 16 बताया, क्या नाम है? मैडम। अच्छा, नाइस, सही बताया ना? पूरी दुनिया सुनती है आपके नाम को। कमलेश, नाइस, कमलेश ही है वो। इसका मतलब जो बताते हैं वो हर बार बताते हैं, और जो नहीं बताते वो कभी नहीं बताते।
चलिए, अच्छा बताया कमलेश ने। तो इसके नीचे पहली बात लिखें, आप लिख रहे हो ना? आप लिखें लॉरेंस कोहलबर्ग ने शिकागो के, क्योंकि ऐसी चीजें परीक्षाओं में आती हैं इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने शिकागो के 72 बॉयज ग्रुप्स, बॉयज इसलिए कि ये बात आ चुकी है परीक्षाओं में, ध्यान है ना आपको? कोई बताएगा मैं बॉयज क्यों जोर दे रहा हूं बॉयज पे? बताओ कमलेश। हाँ, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना आ चुकी है सीटेट और फर्स्ट ग्रेड में कि साहब इन्होंने दो चीजों का ध्यान नहीं रखा, ये जेंडर बाइस हो गए और कल्चर बाइस हो गए, ठीक है ना? तो केवल लड़कों के इंटरव्यू लिए, लड़कियों की मोरालिटी अलग होती है, क्या होती है बताऊंगा मैं आपको। इसलिए 72 बॉयज ग्रुप्स, क्या लिखा? शिकागो के 72 बॉयज ग्रुप्स के साक्षात्कार के आधार पर इंटरव्यूज, 72 बॉयज ग्रुप्स के साक्षात्कार के आधार पर, किसके आधार पर? साक्षात्कार के आधार पर नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। पहली बात याद रहेगी सबको, कौन सी? साइकोलॉजी वाली। ओके, देख लेना आप। अगर ये 1984 है पर ये कह रहे हैं कि 1981 में प्रकाशित हुई है तो देख लेना इसको घर जाके, अभी नहीं देखना, ठीक है ना? फिर कल करेक्शन कर लेना, अगर है तो कल वापस बात कर लेंगे। अभी मेरे ख्याल से 1984 था पर 81 है तो देख लेंगे हम, है ना? 84 ही है ना? ओके, फिर कल देखना, आप भी देखना, वापस देख लेंगे अपन कल, कोई बात नहीं, वापस देखना है कल। ओके, अभी 84 मानेंगे, लेकिन याद रखेंगे इस बात को, देखेंगे कि 84 है कि 81 है तो 81 कर लेंगे कल क्लास में ही। ओके, कोई बात नहीं। पहली बात क्लियर हुई सबको? कितने ग्रुप्स थे लड़कों के? 72 ग्रुप्स थे, और शिकागो के थे इसलिए यूएसए के थे। कहां के थे? यूएसए के थे। इसमें भी खास बात है, प्रिमिटिव सोसाइटी अलग होती है, डेवलप्ड कंट्रीज अलग होते हैं। ओके, दूसरी बात लिखें। हाँ, वो मैं आपको फिर बता दूं, ये छोटी बात होती है, हमेशा ध्यान रखना कि आपको अलग अलग अगर डेट्स मिलती है ना, जनरली डेट्स आपको बहुत कम पूछी जाती हैं, है ना? कुछ महत्वपूर्ण जैसे एडोलसेंस 1904 में थी, ऐसी पूछ लेते हैं। फिर भी क्या ध्यान रखना है कि बहुत बार रिवीजन होता है, रिवाइज होती है रिवाइज। तो कोई सी भी डेट आपको कहीं मिल जाए तो उस पर माथा ही नहीं लगाना है। आपको पता है कौन ऑफ एक्सपीरियंस दिया था एडगर डेल ने, पता है ना? 56 में दिया था पहली बार, रिवाइज हुआ था 69 में, तो परीक्षा में उसकी 69 भी आ चुकी है, 56 भी आ चुकी है, बोथ आर करेक्ट। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि तुम लड़ने लग जाओ। ओके, तुझसे बात करना ही बेकार है। हाँ, क्या थी दूसरी बात? पहली बात हो गई ना क्लियर? ओके, दूसरी बात, कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत 10 वर्ष से 16 वर्ष या चुका है। कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत 10 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों की नैतिक तर्कणा ब्रैकेट में लिखना है मोरल रीजनिंग। इसको बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, राउंड करना है, जो भी आपकी स्टाइल है। किसको बोल्ड करना है? नैतिक तर्कणा और मोरल रीजनिंग को, या राउंड कर देना है। कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत 10 से 16 वर्ष, 10 से 16 को भी अंडरलाइन कर दो, 10 से 16 वर्ष के बालकों की नैतिक तर्कणा या मोरल रीजनिंग के आधार पर प्रस्तुत किया। 10, इसका मतलब ये नहीं कि साहब इन्होंने जो एज बताई वो 10 से 16, ये मोरल रीजनिंग वाला शब्द है, उसके लिए 10 से 16 है। बाकी का उन्होंने पहले वालों का मोरल रीजनिंग से संबंध नहीं जोड़ा, ठीक है ना? मोरलिटी से तो जोड़ा है पर मोरल रीजनिंग से नहीं जोड़ा, ये बात याद रखनी है आपको। तो 10 से 16 वर्ष के बालकों की नैतिक तर्कणा के आधार पर प्रस्तुत किया, या 10 से 16 वर्ष के बालकों की नैतिक तर्कणा को महत्वपूर्ण माना। बात क्लियर हुई? तो नैतिक तर्कणा इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? मोरल रीजनिंग। कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा या मोरल रीजनिंग का संबंध कौन सी एज ग्रुप से होगा? तो क्या बोलेंगे?
10 से 16 वर्ष। शाबाश, क्या बोलेंगे? 10 से 16 वर्ष। अगली बात, तीसरी बात, कोहलबर्ग। तीसरी बात लिखें, कोहलबर्ग। कोहलबर्ग का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत जीन पियाजे से प्रभावित है। कोहलबर्ग का सिद्धांत जीन पियाजे से प्रभावित है, अतः आपने लिखा कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे प्रभावित है? जीन पियाजे से प्रभावित है, अतः उनके नैतिक विकास की अवस्थाएं, अतः उनके नैतिक विकास की अवस्थाएं, अतः उनके नैतिक विकास की अवस्थाएं, किसकी अवस्थाएं? नैतिक विकास की अवस्थाएं बालक के, उनके नैतिक विकास की अवस्थाएं बालक के संज्ञानात्मक विकास, पूछा जा चुका है परीक्षाओं में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबद्ध हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा, पढ़ाएंगे आपको हम, ये बेहतरीन चीज है। पढ़ा दिया मैंने आपको ये? पियाजे नहीं पढ़ा अभी? ओके, कल पियाजे पढ़ेंगे। चलिए आज ही पूरा होने के बाद क्या था? संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबद्ध हैं, इनसे लिंक्ड हैं। किससे लिंक्ड हैं? संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं से। तो आपको पता है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4। तुम्हारा भी बताओ क्या है, ताकि पता रहे सबको। मोनिका, हमेशा याद रखना, मोनिका जो बताती हैं उस पर विश्वास करना है कि नहीं करना? नहीं करना। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 3 नहीं बताई बल्कि 4 बताई हैं। बताएंगे आपको चारों बेहतरीन। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, अब्स्ट्रक्ट ऑपरेशनल। इसका मतलब ये नहीं कि साहब इन्होंने भी 4 अवस्थाएं बताई हैं, पर इनका सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं से संबंधित है। ओके, अब है अगली महत्वपूर्ण बात जो हमने आपको बताई थी उस दिन, कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के की कितनी अवस्थाएं बताई। तो देखो ये कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन्होंने दरअसल अगर ऐसा पूछ लें परीक्षा में कि इन्होंने सुन रहे हो ना, नैतिक विकास के सिद्धांत का विभाजन कैसे किया, तो याद रखना लेवल्स। क्या याद रखना है? लेवल्स को हिंदी में बोलेंगे स्तर। क्या बोलेंगे? स्तर। ये तो बताए 3, ये तो क्या बताए? 3, और हर एक लेवल में 2 स्टेज बताई, इसलिए स्टेजेस कितनी होगी? 6 हो गई। ये ध्यान रखना है। पर खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये जो 6 अवस्थाएं हैं, ये हर लेवल में 1 और 2 हैं, फिर अगले लेवल में वापस 1 और 2 होंगी, फिर वापस 1 और 2 होंगी। ये क्रम से 1 2 3 4 5 6 नहीं होंगी, पर फिर भी 6 का फिगर आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ चुका है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास में ऑप्शन 1 3 स्तर 3 अवस्थाएं, ऑप्शन 2 4 स्तर 4 अवस्थाएं, ऑप्शन 3 6 स्तर 3 अवस्थाएं, ऑप्शन 4 3 स्तर और 6 अवस्थाएं। तो क्या करोगे? 3 स्तर और 6 अवस्थाएं। सो टिक ऑप्शन 4। ओके, बात क्लियर हुई? ओके, तो लिखो आप, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर एवं 6 अवस्थाएं हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर और 6 अवस्थाएं हैं। 3 स्तर को अंडरलाइन कर दो, 6 अवस्थाओं को अंडरलाइन कर दो, कर दो। गुड। 3 स्तर और 6 अवस्थाएं। ओके, लिखा ना? अब देखो, ध्यान दें, पहले बोर्ड पे देखें सब लोग, नए पुराने देख रहे हो ना? पीछे वालों, ओके, बगल में कोई जा तो नहीं रहा ना? यही है ना सब? तो आपको एक शब्द याद रखना है, कन्वेंशनल। कौन सा? अब इंग्लिश में कन्वेंशनल जरूर याद रखना, हिंदी में ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि बहुत बार हिंदी में भी कन्वेंशनल लिखा आता है। क्या लिखा आता है? कन्वेंशनल। बेटा सामने,
ये कन्वेंशनल है तो एक हो जाएगी प्री कन्वेंशनल, क्या हो जाएगी, और एक हो जाएगी पोस्ट कन्वेंशनल, पास्ट नहीं पोस्ट, ठीक है ना। एक प्री कन्वेंशनल, एक कन्वेंशनल, एक पोस्ट कन्वेंशनल, 3 स्टेजेस, क्लियर। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हिंदी में अगर आए तो कन्वेंशनल को हिंदी में बोलते हैं परंपरागत, क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल को भी बोलते हैं पारंपरिक, क्या बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं रूढ़िवादी, क्या बोलते हैं। इसलिए ये पारंपरिक, परंपरागत या रूढ़िवादी है। ये प्राक रूढ़िगत भी आ सकता है, आया परीक्षा में, ठीक है ना। पूर्व पारंपरिक भी आया, मैं लिखवाऊंगा तब क्या लिखोगी, जब बोलूं तो सामने देखो। तो पूर्व पारंपरिक आए या प्राक रूढ़िगत आए या पूर्व परंपरागत आए, एक ही बात है। ये पारंपरिक, परंपरागत या रूढ़िगत, और ये पश्च पारंपरिक या उत्तर पारंपरिक या उत्तर परंपरागत नाम आए तो बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। ओके, दूसरी महत्वपूर्ण बात, हर एक में 2 स्टेजेस आएंगी अभी, ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, याद करें हेंज की कहानी। हेंज गरीब आदमी था, बीवी को बचाने के लिए दवा लेने गया, पैसे नहीं थे, कम थे, केमिस्ट ने दवा नहीं दी। हेंज इस डिलेमा में है कि क्या करूं, चोरी कर लूं या ना करूं, तो बच्चों को यहां पे छोड़ दिया। जो प्री कन्वेंशनल के बच्चे होते हैं, सुनना ये बहुत खास बात बता रहा हूं, प्री कन्वेंशनल के बच्चों ने बोला चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करने से पनिशमेंट मिलता है। क्या बोला, चोरी करने से पनिशमेंट मिलता है, इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए। वो नहीं जानते जिंदगी की कीमत क्या है। यहां नैतिक नियम वही डिवाइन लाइक हैं, क्योंकि उनसे प्रभावित थे, प्रेरित थे, आधिकारिक सत्ता के हैं, इसलिए नैतिक नियमों को मानना ही मानना है, चाहे जो भी हो। ये कन्वेंशनल वाले, बीच वाले जो आते हैं, ये यहां पे पीयर ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं और ये समझने लगते हैं कि नैतिक नियम समाज ही बनाता है। कौन बनाता है, समाज ही बनाता है। इसलिए इन्होंने बोला चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि जिंदगी बचाना चोरी से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए इन्होंने क्या बोला, क्या बोला, चोरी कर लेनी चाहिए। लेकिन दोनों में एक समानता है, यहां भी नैतिक नियम बाहर से आते हैं और यहां भी नैतिक नियम समाज देता है, इसलिए बाहर से आते हैं। ध्यान रखना इस बात को। फर्क इतना है, यहां है बाहर का दबाव, यहां पे क्या है, क्योंकि पनिशमेंट मिलेगा, और यहां है बाहर का प्रभाव। क्या है, प्रभाव। बीवी को बचा लिया तो सब लोग बोलेंगे अच्छा आदमी है, बीवी को नहीं बचा पाया तो सब लोग बोलेंगे बुरा आदमी है। इसलिए दूसरों का प्रभाव, गुड बॉय नाइस बॉय, गुड बॉय नाइस गर्ल यहां पे है। और तीसरी जो स्टेज है, इसमें नैतिक नियम आते हैं अंदर से। कहां से आते हैं, अंदर से आते हैं, सेल्फ आते हैं, ठीक है ना। और यहां भी, इसमें भी 2 स्टेजेस आएंगी, जिसमें लास्ट की जो स्टेज होगी यूनिवर्सल एथिकल, उसमें ये कहते हैं कि साहब चोरी किसी सूरत में नहीं करनी चाहिए, चाहे खुद का कोई इंसान जान जाए तो जाए। ये नैतिक नियम अंदर से आते हैं, क्लियर। एक मोटा मैंने आपको आकलन बताया है, अंदर से नैतिक नियम आएंगे तीसरे वाले में और बाहर से आएंगे ऊपर के दोनों वाले में। लेकिन दबाव होगा केवल पहले वाले में, दूसरों की नजरों में अच्छा या बुरा बनना ये होगा बीच वाले में। सामाजिक अनुमोदन होता है इसमें, सोशल अप्रूवल होता है इसमें। ओके, अब ये 3 स्तर और 6 अवस्थाएं हम लिखेंगे एक एक करके, ठीक है ना। तो उनको भी याद रखना है। तो हमने आपको एक स्टेटमेंट भी बताया था, तो एक मोटा आकलन आपको उससे आ जाएगा कि हम इनको कैसे याद रखेंगे। सुन रहे हो ना मेरी बात, ओके। और उस स्टेटमेंट में एक लड़का है जिसका नाम क्या था, विवेक। शाबाश, क्या नाम था उसका, विवेक। हमने पूछा कि आपको विवेक नाम कैसे मिला, विवेक नाम ऐसे ही थोड़ी मिलता है। तो उसने क्या बोला वो हमने आपको बताया था, फिर सुन लें। उसने कहा, सुन रहे हो ना, उसने कहा दंड से, पनिशमेंट होता है ना, दंड, दंड से हमें आज्ञाकारिता मिली। क्या मिली, दंड से हमें आज्ञाकारिता मिली, किंतु अहंकारी बन गए। क्या बन गए, अहंकारी बन गए। दंड से आज्ञाकारिता मिली किंतु अहंकारी बन गए। फिर अच्छे बच्चे बनकर प्रशंसा पाई। फिर क्या किया, अच्छे बच्चे बनकर प्रशंसा पाई, तब सामाजिक सम्मान मिला। क्या मिला, सामाजिक सम्मान मिला। और अंत में जब सामाजिक समझौते किए, अंत में क्या किए, सामाजिक समझौते किए, तब विवेक नाम मिला। तब क्या नाम मिला, विवेक नाम मिला। तो दंड से क्या मिली,
किंतु क्या बन गए? अहंकारी। फिर क्या करके प्रशंसा पाई? अच्छे बच्चे बनकर प्रशंसा पाई। तब क्या मिला? सामाजिक सम्मान। क्या मिला? सामाजिक सम्मान। और अंत में क्या किए? सामाजिक समझौते किए। सामाजिक दोनों में आएगा। अंत में क्या किए? सामाजिक समझौते किए। तब कौन सा नाम मिला? विवेक नाम मिला। टी शर्ट सामने देखो बेटा, लिखो इसको। दंड से आज्ञाकारिता मिली। दंड से आज्ञाकारिता मिली, किंतु अहंकारी बन गए। फिर अच्छे बच्चे बनकर, फिर अच्छे बच्चे बनकर प्रशंसा पाई। फिर अच्छे बच्चे बनकर प्रशंसा पाई तो सामाजिक सम्मान मिला। और अंत में जब सामाजिक समझौते किए, समझौता कर लो, समझौता किया, तब विवेक नाम मिला। तब विवेक नाम मिला। ये हिंदी का है। जो इंग्लिश वाले बच्चे बैठे हैं वो चिंता ना करें, निराश ना हो। सेकंड ग्रेड में तो आपको हिंदी में लिखना ही है, और कॉन्सेप्ट भी आपको तभी समझ में आता है जब आप हमसे पढ़ते हो हिंदी में। इंग्लिश वाला पेपर देने जाओगे तो वहां भी मजा आ जाएगा। ओके, एक्चुअली देखो, यहां पे हमें असिस्ट किया हमारी टेक्निकल टीम ने। द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ओरिजिनली पब्लिश्ड 1981। ठीक है ना? द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ओरिजिनली पब्लिश्ड 1981, पर रिविजन्स होते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है ना? तो मोरल स्टेजेस के नाम से एक बुक आई थी, वो 83 में आई थी। द मेजरमेंट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट 1987, पर ये रिवीजन है। तो कई बार हम क्या, हमको ओरिजिन, अब हमको हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो हमको जो डेट मिलती है ना, कई बार हम देखते हैं वो पहला रिवीजन है, कई बार देखते हैं दूसरा एडिशन है, कई बार देखते हैं ओरिजिनल एडिशन है। इसलिए चिंता नहीं करनी है। ठीक है ना? ये बिल्कुल इश्यू ही नहीं रहेगा इस बात की। ओके, थैंक यू शुभम, वी लव यू शुभम। यस, महत्वपूर्ण जानकारी दी है शुभम ने। ओके, चलिए सब बोलिए। आपने सबने लिखा ना? मेरे साथ पढ़िए। दंड से किंतु फिर प्रशंसा पाई, तब और अंत में तब विवेक नाम मिला। वेरी गुड। अब आप दंड से आज्ञाकारिता को राउंड करके 1 नंबर लगा लो। 1 नंबर याद है ना? इरिक्सन। अहंकारी 2 नंबर। अच्छे बच्चे से लेकर प्रशंसा तक 3 नंबर। अच्छे बच्चे से प्रशंसा तक 3 नंबर। सामाजिक सम्मान 4 नंबर। सामाजिक समझौते 5 नंबर और विवेक 6 नंबर। विवेक 6 नंबर। ऐसा हो गया।
ओके, हाँ बेटा, 6 अवस्थाएं हैं। विवेक में कितना लिखा? 6। मजा आ रहा है? परीक्षा में हो रहेगा। चलिए साहब, कभी शिकायत नहीं करोगे ना लेट हुए तो? आज भी नहीं करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। हाँ, तो फिर ये कई बार क्या होता है कि ये भी कह देते हैं, सर बच्चे बच्चे चिल्ला रहे हैं। मैंने कहा मैं कह दूंगा बच्चे हमारे हैं, कोई नहीं कहे। ओके, नाइस। ऐसा हो जाता है ना, तो आप तो वैसे भी अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। नाइस, गुड बॉय, नाइस गर्ल हो ना? ओके, तो बताएं मेरे को सबसे पहले 1 नंबर पे कौन सी अवस्था लिखी? दंड से आज्ञाकारिता। 2 नंबर अहंकार की अवस्था या अहंकारी। 3 नंबर अच्छे बच्चे बनकर प्रशंसा। 4 नंबर सामाजिक सम्मान। 5 नंबर सामाजिक समझौते और 6 नंबर विवेक। शाबाश। अब देखो कोहलबर्ग में एक छोटी सी समस्या आती है परीक्षा में, ध्यान देना। दे रहे हो ना? कुछ अवस्थाएं ऐसी हैं जिसके 1, 2, 3, 4 नाम है, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वैसे भी ऑप्शंस हमको मिलने वाले हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमको अगर 4 में से कोई कंफर्म 3 चीजें पता है तो चौथी अगर नहीं भी पता है तो प्रश्न गलत नहीं होगा। इवन आप अगर बढ़िया पढ़ के कॉमन सेंस लेके परीक्षा में जाते हैं तो 4 में से 2 चीजें पता है तो भी आपका प्रश्न सही होता है। कोशिश रहेगी 4 में पता होंगे आपको हर ऑप्शन, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी एकाध अगर पता नहीं है तो शांति से घबराना नहीं है, क्योंकि आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। इसलिए शांति से देखोगे, निश्चित रूप से वो प्रश्न भी आपका सही होगा, क्योंकि आपको पता है ना, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। सुना है ना? यस, बहादुर लोगों की किस्मत भी साथ देती है। कई बार आपने देखा ना, पहले जब सचिन मारता था जोर से तो स्लिप के ऊपर से निकल जाता था, चौका ही मिलता था, कैच नहीं होता था, क्योंकि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। सहवाग मोहन। ओके, अब हमको लिखनी है, हेडिंग डालिए या सिर्फ डायरेक्ट लिख दिए, डायरेक्ट लिख दें, हेडिंग डाल दिया खूब आपने। 3 स्तर और 6 अवस्थाएं हम लिख रहे हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले ए, हिंदी में पूर्व पारंपरिक स्तर। हिंदी में अलग अलग नाम हो सकते हैं, ठीक है ना? चिंता नहीं करनी है। प्राक रूढ़िगत स्तर भी बोल सकते हैं, प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत स्तर। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल शब्द याद रखना, क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में ऐसा आता है प्री कन्वेंशनल स्तर, तो कन्वेंशनल शब्द हिंदी में भी आ जाता है, ठीक है? एज का वही रहता है, एज और डेट। पुस्तकों की डेट और एज में कभी भी ज्यादा टेंशन मत लिया करो, ठीक है ना? तो एक मोटा आकलन मैं देता हूं ताकि आपको याद रहे। 3 से 10, 10 से 13 याद रह जाएगा। कभी 9 मिले, 9 प्लस मिले तो भी चिंता नहीं करनी है। तो यह 3 to 10। 3 से 10 वर्ष, 3 से 10, 10 से 13, 13 के बाद। ओके, मोटे तौर पे याद रह जाएगा आपको, 3, 10, 13, ठीक है ना? ओके, पर 9 आ जाए तो चिंता नहीं करनी है, जिद नहीं करनी है। ऐसा नहीं होगा कि 9 और 10 दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे दिए, चूज करना पड़े, ऐसा नहीं होगा। तो पहला है पूर्व पारंपरिक स्तर या प्राक रूढ़िगत स्तर। यहां पे लिखोगे अवस्था 1, स्टेज फर्स्ट। अवस्था 1 है दंड व आज्ञाकारिता की अवस्था। दंड व आज्ञाकारिता अवस्था, या फिर यहां इन्होंने एक शब्द काम में लिया है, उन्मुखता। तो दंड व आज्ञाकारिता उन्मुखता लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि परीक्षा में भी आपको उन्मुखता लिखा हुआ मिलेगा तो आपको हम याद आएंगे, सर ने बोला था उन्मुखता, तो आधा कॉन्फिडेंस वहीं बढ़ जाएगा। दंड व आज्ञाकारिता उन्मुखता। इंग्लिश में बोलते हैं पनिशमेंट। पनिशमेंट, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे बैठे हैं फर्स्ट ग्रेड, उनसे मेरी गुजारिश है कि हिंदी में मैं जो भी लिखवा रहा हूं वो भी साथ में लिखना है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, कहीं अपने को दिक्कत आई ना स्पेलिंग में तो मोनिका बैठी है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन याद रहोगी मोनिका तुम सबको करेक्ट करने के लिए। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन।
तो कोई चिंता ही नहीं है, दंड आज्ञाकारिता लिखा है हमने, जिंदगी भर याद रहेगी, ये बात रहेगी ना। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, स्टेज 2, अवस्था 2। दूसरी अवस्था, दंड से आज्ञाकारिता मिली किंतु अहंकारी बन गए, तो दूसरी अवस्था के बहुत से नाम है, अहंकार की अवस्था बोलते हैं इसको। तो एक नाम हो गया अहंकार की अवस्था, इसी को सरल सुखवाद की अवस्था भी बोलते हैं, सरल सुखवाद, सुखवाद की अवस्था भी बोलते हैं। इसका एक नाम है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। अवस्था उन्मुखता एक ही बात है, चिंता नहीं करनी है। और एक नाम है वैयक्तिक विनिमय की अवस्था, यह बहुत आती है परीक्षाओं में। उन्मुखता इंग्लिश में हेडोनिज्म, हेडोनिज्म या हेडोनिस्टिक ओरिएंटेशन। हेडोनिज्म शब्द आपको कहीं बताया था हमने, याद है? कहां बताया था? बताओ, हेडोनिज्म बताया था एक वर्ड हमने आपको। यस, ईड में, राइट राइट राइट, वेरी गुड। क्या नाम है? गीता यादव, नाइस। ईड में बताया था ना हेडोनिज्म, ईगो में बताया था रियलिज्म, और सुपर ईगो में बताया था आइडियलिज्म। ओके, तो ये हेडोनिस्टिक ओरिएंटेशन है, हेडोनिस्टिक ओरिएंटेशन। ओके, ओब्लिक साधनात्मक सापेक्षवादी, इसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल साधन, आपको याद है साधनात्मक वो सिद्धांत कौन सा था? अच्छा, आपको पढ़ाया नहीं अधिगम, स्किनर वाला था ना। तो इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग बोलते हैं उसको। तो ये है इंस्ट्रूमेंटल, साधनात्मक, साधन को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंटल, एक शब्द आएगा रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। हमारी इंग्लिश भी अच्छी है ना? ओके, जितनी भी है हम उसको इस तरह से बोलते हैं कि वो शानदार बन जाती है। मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया था पहले ऑनलाइन उत्कर्ष में, सुन रहे हो? बताऊं क्या किया था उसने? लड़की थी वो, एक लड़की ने मैसेज किया था हमें, सुन रहे हो, कि सर क्या बोला उसने? सुने कि सर, मतलब आगे क्या बोला वो सुनो। उसने कहा था, क्या था तुम्हें याद है श्रेया? इसने नहीं किया, पर ये मेरे पहले बैच में थी तो मैंने वहां भी ये बात बोली होगी, तो पर इतना कौन याद रखता है। ओके, उसने बोला था, मेरे को एग्जैक्ट पूरा मैं भूल भी गया इसलिए पूछ रहा था। ये बोला था कि सर, सुन रहे हो ना, आपके वाणी प्रवाह में, अभी बात बोल रहा हूं यार, लिख लेना बाद में। आपके वाणी प्रवाह में हम अमूर्तता में मूर्तता के दर्शन कर लेते हैं। अच्छा बोला था, लिख लो अब। तो तुम भी ऐसा बोला करो, गजब गजब, क्या गजब। यस बेटा, याद रखना, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। मोनिका का ध्यान चाहूंगा, रिलेटिविस्ट सही है? विश्वास, अलका बताओ। RELA OBDIEN, क्यों, कहां गलत है? नहीं, डबल ही नहीं है, OBD, वो बैठी है ना, उससे पूछ लिया करो पहले। IE सही है, OBEDIE है, ओबीडियंस। ओके ओके, नाइस। इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। और एक वैयक्तिक विनिमय के लिए हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। इंडिविजुअल, सब लोग को लिखना है इंडिविजुअल, क्योंकि ये अगर आ गया ना प्रश्न लॉरेंस कोहलबर्ग पे, तो ये फर्क पैदा कर देगा बाकी दुनिया में और आप में। इंडिविजुअल सही था, इंडिविजुअल, ENDI, DI नहीं आएगा? हाँ,
अच्छा, इंडिविजुअल में एस आएगा ही नहीं। हाँ, ओके, डी आएगा, राइट। ओके, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन। एक्सचेंज, अब मेरे को एक्सपोज करोगे आप स्पेलिंग्स में। ओरिएंटेशन, ORIENTA। तो तीनों इंग्लिश वाले नाम लिखने। ये क्या होती है दोनों में बताता हूं, फिर अगली दो पे चलता हूं। हेडोनिस्टिक ओरिएंटेशन लिख देना पहला, तो दूसरा इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन लिख देना दूसरा। तीसरा, हाँ, डी आएगा, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन। इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन के पहले में दो स्टेज होती हैं साहब। चलिए, सबने लिखा, ओके। हालांकि ये मैटर नहीं करता स्पेलिंग, क्योंकि अपने तो ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न है, ठीक है ना, फिर भी है। उन्मुखता मतलब उसकी तरफ जाते हैं, दंड व आज्ञाकारिता की तरफ जाती है ये चीजें। नैतिक नियम का संबंध इससे हो गया। ध्यान दें, पहला जो स्तर है उसको हिंदी में पहला नाम क्या लिखा, बोलो, पूर्व पारंपरिक स्तर। इसका दूसरा नाम क्या लिखा, प्राक रूढ़िगत स्तर। इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल लेवल, क्या लिखा, प्री कन्वेंशनल लेवल। समय कितना लिख दिया, 3 से 10 वर्ष। इसकी पहली स्टेज का नाम कौन सी उन्मुखता, दंड व आज्ञाकारिता उन्मुखता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। बोला करो, ये क्या है, पनिशमेंट एंड ओरिएंटेशन ओबीडियंस, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। दूसरी अवस्था का पहला नाम, सब लोग पीछे वाला, पहला नाम अहंकार की अवस्था, दूसरा नाम सरल सुखवाद की अवस्था, तीसरा नाम साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। कौन सी उन्मुखता, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। और फोर्थ वन वैयक्तिक विनिमय उन्मुखता या वैयक्तिकता एवं विनिमय की अवस्था। कोई चिंता नहीं है। इंग्लिश में पहला नाम हेडोनिस्टिक ओरिएंटेशन। कौन सा नाम, हेडोनिस्टिक ओरिएंटेशन, हेडोनिज्म से बना है। दूसरा नाम इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। कौन सा रिलेटिविस्ट, इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। और तीसरा नाम इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन। आपको पता है इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज को टिट फॉर टेट भी बोलते हैं। एक परीक्षा में टिट फॉर टेट भी आया था, तो वो और लिख लो यार, टिट फॉर टेट। आप सुनते हो ना, जैसे को तैसा, यस, ये वो है टिट फॉर टेट। एक और नाम हो गया इसका, टिट फॉर टेट, टिट फॉर टेट। ओके, अब समझे इसको, सुन रहे हो ना, ओके। तो कोहलबर्ग साहब कहते हैं, हेंज का नाम लिखाया नहीं था ना मैंने आपको, मैं लिखवाऊंगा बाद में, नोट करके याद रखना। कोहलबर्ग ये कहते हैं, सुन रहे हैं ना, कोहलबर्ग ये कहते हैं कि साहब सबसे पहली जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है, उसमें बच्चा नैतिक नियमों को इसलिए मानता है कि अगर मैं नैतिक नियमों को नहीं मानूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। इसलिए वो दंड के भय से नैतिक नियमों का पालन करता है। सिंपल याद रखना, यह है दंड, यह है पुरस्कार। पहली स्टेज है पनिशमेंट और दूसरी स्टेज है प्राइज। दूसरी स्टेज में वो नैतिक नियमों को इसलिए मानता है, इसमें क्या क्या खास है सुन लो, कि इसमें मैं नैतिक नियम मानूंगा तो मेरे को प्राइज मिलेगा। क्या मिलेगा, प्राइज। अहंकार की अवस्था या सरल सुखवाद, सुखवाद का मतलब मैं नैतिक नियम मानूंगा तो कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, हो गया हेडोनिज्म, हुआ कि नहीं सुखवाद। दूसरी बात, अहंकार क्यों बोलते हैं इसको, कि साहब ये काम मैं ही कर सकता हूं, दूसरा नहीं कर सकता, इसलिए उसको लगता है अहंकार। क्या लगता है उसको, अहंकार। और इसके लिए साफ साफ याद रखना, पूछा गया था कि वो नैतिक नियमों को इसलिए मानता है कि वो सोचता है व्हाट इज इन इट फॉर मी, मैं ये करूं तो इसमें मेरे लिए क्या है। जैसे आपको याद हो, कई बार छोटे बच्चों को हम कहते हैं कि कोई चीज मंगवाते हैं, है ना, जैसे कोई कुछ भी, आप पास में शॉप है, उससे उसको कुछ बोलते हो, मेरे लिए कुछ लेके आना, है ना, कुछ तो आपने कुछ ऐसी चीज किसी को बताना नहीं है, मेरे लिए लेके आना, तो बोलेगा ओके दीदी मैं लाता हूं, मेरे को क्या मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा। मैं अंकल मैं लेके आऊंगा, ओके क्या मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा, या फिर तुम्हें कुरकुरे देंगे, लेके आओ। तो वो ये सोचता है कि मैं ही ला सकता हूं, ये काम मैं ही कर सकता हूं,
इसलिए उसमें खुद का प्राइस भी ढूंढ लेता है वो, और खुद का अहंकार भी वो हो जाता है। एक बात तो ये याद रखनी है आपको। ओके, सुन रहे हो ना? इससे आराम से लिंक कर सकते हो आप। व्हाट इज इन इट फॉर मी, व्हाट इज इन इट फॉर मी, यस। दूसरी बात ध्यान रखना, वो चाहता है बदला। रिलेटिविस्ट का मतलब क्या होता है? बदला चाहता है, एक्सचेंज चाहता है। और एक्सचेंज में क्या चाहता है? जैसे इसका एग्जांपल आया था कि तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं भी तुम्हारे लिए ये करूंगा। क्या बोलेगा? तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं भी तुम्हारे लिए ये करूंगा। और इसमें बहुत बार नेगेटिव चीजें भी आती हैं। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की कप नोटबुक का पेज फाड़ दिया। क्या कर दिया? पेज फाड़ दिया। तो वो क्या करेगा? वो उसका शर्ट खराब कर देगा। यानी तुमने मेरा फाड़ा, मैंने भी तुम्हारा फाड़ा। इसको बोलते हैं एक्सचेंज। इसको क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। और इसी को बोलते हैं टिट फॉर टैट। इसको क्या बोलते हैं? टिट फॉर टैट। तो दोनों चीजें याद रखनी है। इसमें कोई उसका नुकसान करेगा तो बदले में वो भी करेगा, क्योंकि वो हर काम में, हर चीज में क्या देखता है? खुद के लिए देखता है। खुद के लिए क्या है? ध्यान रखेंगे मेरी बात, खुद के लिए क्या है। और इसको हम पुरस्कार से भी जोड़ सकते हैं। पहले वाली दंड है, क्लियर क्लियर, दूसरे वाली पुरस्कार है। पर वो बदला चाहता है। क्या चाहता है? बदला चाहता है। मैं नैतिक नहीं मानूंगा तो बदले में मेरे को क्या मिलेगा। ये दोनों बातें याद रहेंगी। अब लिखो दूसरा स्तर, हिंदी में पारंपरिक स्तर, इंग्लिश में कन्वेंशनल लेवल। बी करके लिख दो। लिख रहे हो ना? हाँ बेटा, बताता हूं। नहीं, हमारे बच्चे थोड़ी हो तुम। लिखो 2 नंबर बी। हमारे बच्चे हो ना तुम, इसलिए ऐसा नहीं बोलना। नहीं हो तो फिर कल मेरा लास्ट हो जाएगा। मैं जीन प्याजे और पढ़ा के जाना चाह रहा था, क्योंकि बाकी फिर मैम कराएंगे आपको। ठीक है? तो पारंपरिक स्तर लिख लो और दूसरा लिख लो रूढ़िगत स्तर, इंग्लिश में कन्वेंशनल लेवल। मेरा ये स्टाइल रहता है बेटा, मैं जितना लिखाता हूं ना उसको लिखो, और जितना बताता हूं उसको ध्यान से सुनो। मैं ऐसे लाइन टू लाइन आपको नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि मैं जो लाइन लिखाऊंगा इसके बारे में, दंड व अधिकारिता के बारे में, वो मेरे को पता है परीक्षा में नहीं आएगी, कोई और आएगी। इसलिए उसको रटने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपने समझ लिया तो कुछ भी आए गारंटी ये कर दोगे। जिसने बोला वो सुन लें, है ना, समझ लें प्लीज। 2 नंबर पे है पारंपरिक स्तर या रूढ़िगत स्तर। ठीक है? और कोई नाम आ सकता है। इंग्लिश में क्या बोल देंगे? कन्वेंशनल लेवल। और इसको कर दो 10 से 13 वर्ष। क्या कर देंगे? 10 से 13 वर्ष। और इसमें स्टेज 1 स्टेज 2 वापस, स्टेज 1 स्टेज 2, अवस्था 1 अवस्था 2। अवस्था 1 अवस्था 2 लिखा सबने? तो ये बहुत प्रसिद्ध है। वैसे तीसरे नंबर की आ जाएगी और इसकी पहले नंबर की होगी। सुन रहे हो ना सब लोग? इसमें है अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता। अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता, बस एक ही नाम है। हिंदी में प्रशंसा की अवस्था भी कहते हैं। प्रशंसा की उन्मुखता या प्रशंसा की अवस्था कर दो। इंग्लिश में गुड बाय नाइस गर्ल, जरूर याद रखना, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। एप्रिसिएशन आ सकता है, जनरली आया नहीं है, आप इतना ही लिखो। अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता या फिर प्रशंसा की अवस्था। लड़की है कैसे नहीं? अच्छा लड़की, सॉरी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता या फिर प्रशंसा की अवस्था। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। और सोशल अप्रूवल यही है, श्योर? हाँ, नोट नेक्स्ट दिस वन। सोशल अप्रूवल इसी में होगा। यानी अच्छा लड़का कौन बताएगा उसको?
समाज बताएगा ना, देखना इसको, सोशल अप्रूवल देखना। चलिए वो जोड़ दूंगा मैं, फिर जोड़ दूंगा, इस पे ध्यान दें, वो फिर जोड़ दूंगा मैं आपको नोट करके। 1 नंबर अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता, 2 नंबर प्रशंसा की अवस्था, इंग्लिश में गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन लिखा सबने। अप्रिसिएशन स्टेज भी लिख सकते, एक ही रखो, एक ही लिखो। इनके काफी नाम है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, काफी नाम है। ओब्लिक करके लिख लो, यही है। ओब्लिक करके एक और नाम लिख लो, आप लिख रहे हो ना, सोशल अप्रूवल ओरिएंटेशन, सोशल अप्रूवल ओरिएंटेशन, और ओब्लिक करके एक और नाम लिख लो फिर, सामाजिक अनुमोदन अवस्था। आप बोलेंगे साहब याद कैसे रहेंगे, तो रहेंगे, 1 या 2 बार पढ़ना, याद रहेंगे। और डिटेल में लिखाने के लिए तो बुक आ ही रही है, उसको भी तो पढ़ना ही है। क्वेश्चंस भी उसमें रहेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना, चिंता नहीं करनी है बस। इसको सामाजिक अनुमोदन की अवस्था भी बोलते हैं क्योंकि अप्रूवल मिलेगा यहां पे, और गुड बॉय नाइस गर्ल भी बोलते हैं, दोनों चीजें ध्यान रखनी है। स्टेज नंबर 2, वैसे ये 4 नंबर की हो जाएगी और इसकी 2 नंबर की हो जाएगी। और यहां पे क्या था, यहां पे था सामाजिक सम्मान, तो सामाजिक सम्मान की अवस्था, सामाजिक सम्मान की अवस्था। एक पेपर आपको नौकरी दिलवाएगा, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षक की जॉब, मे बी स्कूल लेक्चरर, मे बी वरिष्ठ अध्यापक, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। लोग जाने क्या क्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। सामाजिक सम्मान उन्मुखता, सामाजिक सम्मान उन्मुखता, इसके लिए शब्द आ सकता है लो एंड ऑर्डर। लो एंड ऑर्डर नाम सुना आपने कभी कि साहब लो एंड ऑर्डर का सवाल है, लो एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, लो एंड ऑर्डर मेंटेनेंस ओरिएंटेशन, बस ये 2 बातें ध्यान रखनी है। इसके 2 नाम, नीचे वाली का एक ही नाम। हिंदी में इसके 3 नाम हो गए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता, प्रशंसा की अवस्था, सामाजिक अनुमोदन की अवस्था। और नीचे वाले है सामाजिक सम्मान की अवस्था या सामाजिक सम्मान उन्मुखता, लो एंड ऑर्डर मेंटेनेंस ओरिएंटेशन, लो एंड ऑर्डर मेंटेनेंस ओरिएंटेशन। लिखा सबने, शाबाश, जस्ट लाइक ए यस, बड़े बच्चे है ना, बड़े बच्चों की तरह पढ़ना है, तो ध्यान रखेंगे। सबने लिखा ना, ओके। पहला नाम हिंदी में इस स्तर का क्या है, पारंपरिक स्तर, कौन सा है, पारंपरिक स्तर। दूसरा नाम क्या है, रूढ़िगत स्तर। इंग्लिश में पहला नाम कन्वेंशनल लेवल, और समय हमने दे दिया 10 से 13 वर्ष, शाबाश। उसके बाद इसकी पहली स्टेज का नाम हुआ अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था। क्या हुआ, भगवान ने चाहा तो यही आएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था। हिंदी में एक और नाम हो गया प्रशंसा की अवस्था, इसी का हिंदी में एक नाम और क्या हो गया, सामाजिक अनुमोदन अवस्था। इंग्लिश में इसका पहला नाम जो बहुत प्रसिद्ध है, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। कैसा ओरिएंटेशन, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, और इसी को बोलेंगे सोशल अप्रूवल ओरिएंटेशन। दूसरी अवस्था का पहला नाम क्या हो गया, सामाजिक सम्मान उन्मुखता। कौन सी उन्मुखता, सामाजिक सम्मान उन्मुखता। और लो एंड ऑर्डर मेंटेनेंस ओरिएंटेशन, लो एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करना है। क्या ध्यान रखना है, ध्यान से सुने एक ही बात सामने देख के। यहां पे बच्चा क्या करता है, यहां पे बच्चा इसलिए नैतिक नियमों को मानता है या मानती है, जल्दी से लिख के देख लो सामने। यहां से यहां पर नैतिक नियमों को इसलिए मानते हैं बच्चे कि वो ये कहते हैं कि अगर मैं नैतिक नियम मानूंगा या मानूंगी तो मेरे को, देखो हमने बताया था पहले वाले में दबाव था कहीं न कहीं, और दूसरे वाले में कहीं ना कहीं प्रभाव है, पीयर ग्रुप्स का है, समाज का है। तो सब लोग मुझे क्या बोलेंगे, गुड बॉय बोलेंगे। तो क्या पाने के लिए वो ये काम कर रहा है, प्रशंसा पाने के लिए, अप्रिशिएशन के लिए काम कर रहा है, सोशल अप्रूवल के लिए काम कर रहा है, सिंपल। नाइस गर्ल बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलता है ना, छोटे बच्चों को हम करते भी ना, कभी झूठ नहीं बोलता, तो
आप झूठ नहीं बोलते कभी? बोलेगा हाँ मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अब कभी नहीं झूठ नहीं बोलता तो तुम क्या हो? तुम गुड बॉय हो। क्या हो? गुड बॉय हो। आपने गुड बॉय का तमगा दिया तो क्या वो कभी झूठ बोलेगा? नहीं बोलेगा। नाइस गर्ल कभी क्लास बंक नहीं करती। नाइस गर्ल क्या नहीं करती? कभी क्लास बंक नहीं करती। गुड बॉय कभी झूठ नहीं बोलता। गुड बॉय कभी चोरी नहीं करता। नाइस गर्ल रोज नहाती है। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें सुन रहे हो ना? ये उनकी प्रशंसा है। ये बच्चों की क्या है? प्रशंसा है। और प्रशंसा के लिए वो नैतिक नियमों को मानते हैं। तो मोटे तौर पे ये तो आप कभी नहीं भूलोगे, गुड बॉय नाइस गर्ल नहीं भूलोगे ना। ये प्रशंसा कौन करते हैं? प्रशंसा पेरेंट्स करते हैं, प्रशंसा टीचर्स करते हैं उनकी बच्चों की, और प्रशंसा पीयर ग्रुप्स करते हैं। ठीक है ना? तो दूसरों का अनुमोदन मिल जाता है यहाँ पे, इसलिए वो नैतिक नियमों को मानते हैं। सामाजिक सम्मान का मतलब ये हुआ कि हम इस समाज का हिस्सा हैं। हम क्या हैं? समाज का हिस्सा हैं, इसलिए हम सामाजिक नियमों को मानेंगे। समाज का हिस्सा है इसलिए सामाजिक नियमों को मानेंगे, क्योंकि सामाजिक नियम हमारे लिए ही हैं। अगली जो स्टेज आएगी, देखो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों में हल्का सा फर्क है। यहां तो हम समाज के प्रभाव के कारण से एक अच्छे नागरिक हैं इसलिए समाज के नियम मानते हैं, एक अच्छे बच्चे हैं इसलिए समाज के नियम मानते हैं, और पांचवी स्टेज में हम इसलिए सामाजिक नियमों को मानेंगे क्योंकि हमारा समाज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है। एक क्या है? अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको हिंदी में हमने बोला सामाजिक समझौता। क्या बोला? सामाजिक समझौता। बस इतना सा फर्क याद रखना, गारंटी है परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होगा। ओके, तो फिर वो पांचवी स्टेज और छठी स्टेज आएंगे तीसरे स्तर में, और तीसरे स्तर का इंग्लिश में क्या नाम है? बोलिए। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो सी लगाओ और सी लगा के लिखिए हिंदी में उत्तर पारंपरिक स्तर। क्या लिखेंगे? उत्तर पारंपरिक स्तर। इससे बेहतर कोहलबर्ग का ये मॉडल कैसे पढ़ाएं आप मेरे को बता सकते हो? क्योंकि हमने आपको स्टेटमेंट भी दिया है, ये अपने आप में इतनी स्टेजेस हैं, सबके अलग अलग नाम भी हैं, है ना? एक दूसरे से मिलती हुई चीजें सी भी हैं, है ना? तो फिर तो पूरा ग्रंथ हो जाएगा एक एक के बारे में। जैसे मैंने बोला वो 4-4, 6-6 लाइनें में लिखाऊंगा तो उसका कोई औचित्य नहीं है ना, कोई यूज नहीं है। प्लीज आप ऐसी बातों को समझो और हमारे अच्छे बच्चे बने रहो। ओके, अब है नंबर 3, और वो है पश्च पारंपरिक स्तर। शाबाश। पश्च पारंपरिक। पश्च पारंपरिक आए तो भी वही बात है। उत्तर परंपरागत आए तो ही बात है, वही बात है। उत्तर रूढ़िवादी आए तो भी वही बात है। स्तर 13+, 13 के बाद 13+। तो पश्च पारंपरिक स्तर वही है, उत्तर रूढ़िवादी स्तर वही है। देखो पहला जो स्तर था ना, पूर्व पारंपरिक, उसमें वो समाज की परंपराओं को, नियमों को किसी को नहीं जानता, इसलिए पूर्व पारंपरिक था वो। बीच वाले में पारंपरिक हो गया, और इस बार उत्तर पारंपरिक हो गया, यानी जो सुनते आए हैं, जो देखते आए हैं, उससे भी आगे बढ़ गया। तो उत्तर पारंपरिक स्तर। स्टेज 1, वैसे एक कौन से नंबर की स्टेज आ जाएगी? यस, 5 नंबर आएगी, 5th आएगी। फिफ्थ क्या बोलते हो इंग्लिश? 5th। ओके, स्टेज 1। तो यहां पे क्या था? दंड से आज्ञाकारिता मिली, किंतु क्या बन गए? अहंकारी बन गए। फिर अच्छे बच्चे बनकर क्या पाई? प्रशंसा पाई। तब क्या मिला? सामाजिक सम्मान मिला। और अंत में जब सामाजिक समझौते किए, शाबाश, तो सामाजिक समझौते की अवस्था, सामाजिक समझौता उन्मुखता। सामाजिक समझौता उन्मुखता वो लॉ एंड ऑर्डर था, और ये कॉन्ट्रैक्ट है। बस इतना सा फर्क याद रखना। इसके अलावा परीक्षा में नहीं पूछेंगे, यही बात पूछेंगे आपको। ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, 5वीं। और छठी और आखिरी स्टेज नंबर 2, उच्चतम विवेक की अवस्था। उच्चतम विवेक शब्द आया हुआ है परीक्षा में, इसलिए चिंता नहीं करें, आपने कुछ और पढ़ा है तो चलेगा। उच्चतम विवेक की अवस्था, या फिर इसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? सार्वभौमिक, दूसरा नाम है इसका सार्वभौमिक या सार्वत्रिक, कभी आपने पढ़ा हो तो। सार्वभौमिक एथिकल को क्या बोलेंगे हिंदी में? सार्वभौमिक
नैतिक ही बोलेंगे। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, तो सार्वभौमिक, यस नीतिगत, सार्वभौमिक नीतिगत सिद्धांत उन्मुखता। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल, ये शब्द याद रखना, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, ORIENT, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। सार्वभौमिक नीतिगत, 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 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, एथिकल, एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल होता है ना, PAL तो नहीं होता, वो दूसरा होता है। चलिए, उच्चतम विवेक की अवस्था एक नाम हुआ, सार्वभौमिक नीतिगत सिद्धांत उन्मुखता दूसरा नाम हुआ। पीछे वालों को दिख तो रहा है ना बोर्ड? दिक्कत आ रही है कुछ लोगों को? खुद ही आप ऐसा करते हो, हम क्या करें, जाके वहां बैठते हो जहां से ना दिखें। तीसरा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, जबकि जगह तो उधर भी थी। क्या करें, क्या करें, पर उससे सहज रहते हो आप, है ना। आप हमको दिखते नहीं तो दिक्कत नहीं है। हमारे एक इंग्लिश के सर थे, बहुत वो थे डेंजरस। तो पता है उनकी क्या 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 स्थिति थी, है ना। रोज आके क्लास में प्रश्न पूछते थे ना, यहाँ कंपटीशन क्लास है इसलिए हम आपको पूछते नहीं, क्योंकि कितना प्रश्न पूछने में टाइम जाएगा, है ना। और आपके बगल वाले भी नहीं कि साहब आप क्या पूछ रहे हो, पढ़ा दिया आपने, वो नहीं पढ़ रहा तो हम क्या करें। तो ऐसे एक एक को नहीं पूछते हैं। लेकिन स्कूल याद है आपको, जहाँ पूछते थे ना, तो हमारे इंग्लिश के सर थे, आते क्लास में दूसरे मीनिंग पूरा रट के जाते थे हम। और वो क्या करते, क्लास में आते, सुन रहे हो कि नहीं, तो फिर सामने क्यों नहीं देख रहे, अभी भी लिख रहे हो। तो उनका क्या स्टाइल था, ऐसे देखते थे, वो नजरें घूमती थी, हम सब ऐसे रहते थे। उनकी स्टाइल की उनके सामने कोई देख लेगा ना, उसको खड़ा करते थे, तो सब ऐसे रहते थे। अब वो भी ऐसे रहते थे, सबको देख रहे हैं। ये नियम था कि जब तक कोई सामने नहीं देखेगा वो पूछेंगे नहीं। अब हम बैठे थे, आई जाऊं, और पता है सबको उनकी नजरें आ रही हैं, पर हम ऐसे बैठे रहते थे। पर कितनी देर, अब आप जैसे बच्चे हैं ना, जो कंसंट्रेट बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, उनसे रहा नहीं जाता, ऐसे देख ले, तू बता। सामने देखा गया तो कुछ लोग वो अपने आप को सहज महसूस करते हैं, ऐसे छुप के बैठ जाते हैं, क्या करें। अच्छा, एक और टीचर थे हमारे साइंस के, उनकी दूसरी स्टाइल थी। वो पता है क्या करते थे, वो जो सामने देखता था ना उसको पूछते नहीं थे, और जो नीचे देखता था उसको पूछते थे, उसको उठा, बगल वाले उठाते थे। यस, ऐसे ही चलता है। तो ध्यान रखें, तीसरे स्तर का नाम बोलो। पहला फर्स्ट पारंपरिक स्तर, दूसरा उत्तर पारंपरिक स्तर, इंग्लिश में पोस्ट कन्वेंशनल। इंग्लिश में लिखा नहीं, लिख लो पोस्ट कन्वेंशनल। ये पोस्ट है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल तीसरा स्तर हो गया। और इसकी पहली स्टेज, और वैसे 5 नंबर की स्टेज होगी सामाजिक समझौता उन्मुखता। क्या लिखा आपने, सामाजिक समझौता उन्मुखता, जिसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। कौन सा ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। और छठी अवस्था के 2 नाम याद रखेंगे, पहला उच्चतम विवेक की अवस्था, और दूसरा सार्वभौमिक नीतिगत सिद्धांत उन्मुखता, या नीति उन्मुखता हो जाए तो भी चलेगा। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। क्या होता है इसमें, एक ही फर्क है, सुन लेना। लॉ एंड ऑर्डर को तो चौथी स्टेज में मानते थे ना। लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, आप रोड पे जाओगे तो लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा ना, लेफ्ट में चलना है तो लेफ्ट में ही चलना है, लॉ एंड ऑर्डर है, नियम कायदे मानने हैं, ठीक है ना। पर यहां पे क्या होता है, यहां पे व्यक्ति कुछ वैल्यूज में तो बिलीव करता है, वैल्यूज आ जाएंगी लास्ट वाले में, दोनों में वैल्यूज है, मूल्य है। मूल्य समझते हो ना, प्रजातंत्र, प्रजातांत्रिक मूल्य, ठीक है ना, यही समानता, जस्टिस, दोनों में आती हैं बातें। लेकिन वो वैल्यूज उनकी करता है, साथ में वो पर्सनल वैल्यूज को भी अहमियत देता है। यहां पर्सनल को बिल्कुल नहीं देगा, यहां पर्सनल वैल्यूज को अहमियत देता है, और समाज के नियमों को इसलिए मानता है कि वो ये कहता है कि साहब मेरी वैल्यूज के खिलाफ हैं ये बातें, मुझे पसंद नहीं है ये चीजें, लेकिन फिर भी मैं समाज में आया हूं तो मेरा एक अनुबंध है समाज के साथ। क्या है मेरा
अनुबंध है, इसलिए मैं नैतिक नियमों को मानूंगा। और बहुत महत्वपूर्ण, यहां वो मोरल रूल्स को चेंज करने की कोशिश नहीं करता, फॉलो करता है। हालांकि वो अपनी बातें भी गिनाता है, उसको एहसास है कि मेरे वैल्यूज यहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उनको फॉलो करता है, मानने की चेष्टा करता है, उनको बदलने की बात नहीं करता, बदलता नहीं है, बदलने की कोशिश नहीं करता। और यहां पे बदलने की कोशिश करता है। किसकी कोशिश करता है? बदलने की कोशिश करता है, क्योंकि यहां वो ये मानता है, यहां नैतिक नियम अंदर से आते हैं। क्या आते हैं? अंदर से आते हैं। तो यहां वो ये मानता है कि साहब जो भी हो रहा है वो गलत है, वो अन्याय है, और मैं इसके लिए लड़ूंगा, चाहे मेरे पर्सनल कितना भी नुकसान हो जाए। यहां पे दूसरों के लिए लड़ते हैं। किसके लिए लड़ते हैं? दूसरों के लिए लड़ते हैं। और ये लास्ट वाली स्टेज ध्यान रखना, बहुत से परीक्षा में प्रश्न आए। एक ही बात, एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें, कि यहां पे नैतिक नियमों को मानेगा या बदलने की चेष्टा करेगा? बदलने की चेष्टा करेगा। पांचवी में मानेगा कि बदलने की चेष्टा करेगा? मानेगा। पर पांचवी में क्यों मानेगा? क्योंकि वो समझता है कि एक समझौता है। क्या है? समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। परीक्षा में एक शब्द आया था, अनुबंध। क्या है? अनुबंध है साहब, ठीक है। और उससे पहले लॉ एंड ऑर्डर वगैरह की बात मैं कर चुका हूं। यहां ध्यान दें, क्या प्रश्न आया था, क्या प्रश्न आते हैं, सुन लें। सुन रहे हो? क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, आप आराम से करोगे, बिल्कुल चिंता मत करो, हटा के हाथ। तो एक प्रश्न आया था, आपने पढ़ा होगा, सरदार जर्नैल सिंह, सुन रहे हो ना? सरदार जर्नैल सिंह इस बात को जानते हैं, सामने देखो, सरदार जर्नैल सिंह इस बात को जानते हैं कि ये सरकार बहुत भ्रष्ट है। ये सरकार क्या है? बहुत भ्रष्ट है, जो जनता के टैक्स के पैसे को भ्रष्टाचार में उड़ाती है, बड़े बड़े पुल और बांध और नरेगा चलाती है जो कोई काम के नहीं है। इसलिए मैं टैक्स नहीं दूंगा। मैं टैक्स दूंगा कि नहीं दूंगा? नहीं दूंगा। हालांकि मेरे को पता है कि कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसमें मेरे को टैक्स भी देना पड़ेगा और बहुत खर्चा होगा, पर मैं लड़ाई लड़ूंगा जनता के लिए। किसके लिए? जनता के लिए, दूसरों के लिए। पूछा गया है कि सरदार जर्नैल सिंह कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था में है, तो इस अवस्था में है। दूसरा सुने, सुन रहे हो ना? बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो रैगिंग होती है। क्या होती है? रैगिंग होती है। तो वो रैगिंग को सह लेते हैं, या कोई नहीं सहता, यार गलत है, रैगिंग गलत है, पर फिर भी सह लेता है। एक बच्चा कहता है कि मैं रैगिंग को नहीं सहता, और वो क्या करता है? रैगिंग के खिलाफ आंदोलन छेड़ देता है, विद्यालय में, कॉलेज में पोस्टर लगा देता है और मुहिम छेड़ देता है कि भले ही मेरे को कितना नुकसान हो, लेकिन मैं रैगिंग जैसी बुराई को बंद करवा के रहूंगा। तो वो कौन सी स्टेज में है? उच्चतम विवेक की अवस्था में। कौन सी में है? उच्चतम विवेक। तीसरा प्रश्न सुने। पहला प्रश्न, सरदार जी टैक्स नहीं देते, याद रहेगा, छठी वाले से संबंधित आते हैं ऐसे तीनों चारों जो भी आए हैं अब तक। दूसरा, वो रैगिंग के खिलाफ आंदोलन चलाता है, वो भी किस में आ जाएगा? लास्ट में आ जाएगा। तीसरा प्रश्न सुने, विक्रम बत्रा आया था ना आपने? विक्रम बत्रा चाहते तो पलट सकते थे, लेकिन कारगिल की लड़ाई में उन्होंने देश के लिए शहीद होना मुनासिब समझा और वो देश के लिए शहीद हो गए। विक्रम बत्रा कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था से संबंधित हो सकते हैं? आखिरी छठी अवस्था से संबंधित हो सकते हैं। हुए ऐसे प्रश्न आए। तो याद रहेगा ये सिंपल आपको फंडा। अब दो बातें ध्यान से सुनना, आप सुन रहे हो ना? पहली तो, जीन पियाजे पढ़ा नहीं आपने, करेंगे बाद में। पहली तो याद रखना, जीन पियाजे ने एक बात बोली थी। क्या बोली थी? कि साहब जो 4 स्टेजेस होती है ना, 4 स्टेजेस जीन पियाजे वाली, क्या उसमें हर बच्चा जाता है? चौथी स्टेज में हर बच्चा नहीं जाता, क्योंकि वहां इंटर प्रोपोजिशनल होता है, वहां पे रिफ्लेक्शन थिंकिंग होती है, रिफ्लेक्सिव थिंकिंग होती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव होता है। तो चौथी स्टेज में, जीन पियाजे पढ़ाया नहीं मैंने अभी, चौथी स्टेज में केवल वही बच्चे जाएंगे जिनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी। क्या मिलेगी? लेकिन कोहलबर्ग ने क्या कहा वो सुनना। कोहलबर्ग ने कहा कि साहब जो लास्ट स्टेज है उसमें केवल 10 से 15%, ये फिगर याद रखना, केवल 10 से 15% व्यक्ति ही पहुंचते हैं। आखिरी स्टेज में सभी व्यक्ति नहीं पहुंचते, केवल 10% या 15% लोग ही
पहुंचते हैं, यह प्रश्न आ चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि साहब सब लोग 10 से 15% ही लोग 15, 14 वर्ष, 13 वर्ष के बाद जिंदा रहते हैं। क्या जिंदा तो रहते हैं, पर मोरल लेवल इतना उनका नहीं होता, केवल कुछ लोगों का होता है। किसका होता है? कुछ लोगों का ये होता है जो कि दूसरों के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं, औरों के लिए लड़ते हैं, क्योंकि उनमें अंदर से एक बात आती है, एक भावना आती है। सुन रहे हो कि नहीं? ओके, अब लिखो नीचे नोट करके लिख रहे हो ना? नोट करके पहली बात, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार उच्चतम अवस्था, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार उच्चतम अवस्था में सभी व्यक्ति नहीं पहुंचते। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार उच्चतम अवस्था में सभी व्यक्ति नहीं पहुंचते, केवल 10% से 15% व्यक्ति ही पहुंचते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार उच्चतम अवस्था में सभी व्यक्ति नहीं पहुंचते, केवल 10% से 15% ही पहुंचते हैं। आप बोलेंगे साहब ये फिगर कहां से लाए? तो ये फिगर कोहलबर्ग साहब ने दी है। केवल 10% से 15% ही पहुंचते हैं, पहली बात। दूसरी बात, नोट करके 2 लिख रहे हैं, नोट 2, दूसरी बात लिखें, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत 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 नैतिक दुविधा ब्रैकेट में लिखना है मोरल डिलेमा पर आधारित लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित? नैतिक दुविधा हिंदी में, और इंग्लिश में क्या लिखोगे? मोरल ई है, हाँ बिल्कुल ई है, ठीक है, ई है, श्योर। चलिए, नैतिक दुविधा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोरल डायलेमा बोल सकते हैं, डिलेमा बोल सकते हैं, मोरल डिलेमा, MA DILEMMA। इधर ध्यान दो, इसको बताते रहने दो। लिखा सबने? लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या लिखा आपने? नैतिक दुविधा या फिर मोरल डिलेमा पर आधारित, उर्दू लिख रही हो गया, पीछे आता है ना उर्दू में, पीछे से। मोरल डिलेमा पर आधारित, सुन रहे हो ना? पर आधारित शॉर्ट स्टोरीज, लघु कहानियों पर आधारित लघु कहानियों वापस लिख लो, पर आधारित लघु कहानियों पर आधारित है। मोरल डिलेमा पर आधारित लघु कहानियों पर आधारित है, जिनमें एक प्रसिद्ध कहानी का नायक हीरो, जिनमें एक प्रसिद्ध कहानी का नायक हेंज है। हेंज को अंडरलाइन कर दो। जिसमें एक प्रसिद्ध कहानी का हीरो कौन है? हेंज है। हेंज दुविधा में है कि चोरी करूं कि ना करूं। तो याद रखना, दूसरी बात, इन कहानियों का आधार क्या है? नैतिक दुविधा। क्या है? नैतिक दुविधा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोरल डिलेमा। और अब एक आखिरी बात जो फर्स्ट ग्रेड में स्पेशली ध्यान रखना है, सेकंड ग्रेड में भी ध्यान रखना है, परीक्षाओं में आती है खूब, जो अभी इन्होंने बताया था मैडम ने,
कमलेश अच्छा बता रही हैं आप। और वो है क्रिटिक्स, क्या है? आलोचना। तो आप ये भी बताओ किसने आलोचना करी? कैरोल गिलिगन। यस, क्या नाम था उनका? कैरोल गिलिगन, कैरोल गिलिगन। तो लास्ट लिख लो विशेष, विशेष। एक महिला थी साहब कैरोल गिलिगन, ठीक है ना? तो आप लिखें विशेष, विशेष कैरोल, नाम लिखें इनका कैरोल गिलिगन। गिलिगन। एक आपने नाम सुना है ओर्टोन गिलिंघम? किसी ने सुना है ओर्टोन गिलिंघम? जो मल्टी सेंसरी अप्रोच देते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, जिसमें एक साथ सेंसेस सारे, वो ओर्टोन गिलिंघम है। ये है कैरोन गिलिगन। कैरोन, सॉरी गिलिगन है, घन नहीं है। ये कैरोन गिलिगन है। क्या है? कैरोन, सॉरी कैरोल, कैरोल, कैरोल गिलिगन। वापस देखें इसको, कैरोन नहीं है, कैरोल गिलिगन लिखा सबने। कैरोल गिलिगन ने, कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग के, कौन जाने यही बात आ जाए तो चले गए, वो चले गए। कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग के, लिख रहे हो ना? कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की, कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की 2 आधारों पर आलोचना की है। नैतिक विकास के सिद्धांत की 2 आधारों पर आलोचना की है। कितने आधारों पर? 2 आधारों पर आलोचना की है। तो साहब 2 आधार कौन से थे? एक तो हमने बात करी थी ना कि उन्होंने केवल लड़कों का इंटरव्यू लिया। लड़कियों की नैतिकता लड़कों के समान नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है? अलग होती है। और पता है उन्होंने क्या बोला? लड़कियों में क्या खास होता है? चलो बताओ, क्या खास होता है? हाँ, एक तो लड़कियां केयर 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 केयर, ख्याल बहुत रखती हैं। हालांकि ये बात क्यों बोली पता नहीं, जो शादीशुदा लोग हैं वो तो इत्तेफाक करते ही नहीं। लड़कियां देखभाल, केयर में विश्वास रखती हैं, क्योंकि वो इमोशनल लेवल उनका थोड़ा अलग होता है। और एक वो काइंड होती हैं। क्या होती हैं? काइंड होती हैं, बहुत दयालु होती हैं। तो लड़कों में ये बात नहीं है, इसलिए उनको लड़कियों के इंटरव्यू भी लेने चाहिए थे। तो लड़कियों के इंटरव्यू नहीं लिए, तो फिर ये क्या हो गया? ये जेंडर बायस हो गया। क्या हो गया? जेंडर बायस। तो एक तो ये। दूसरा, उन्होंने बोला कि आपने शिकागो के बच्चों का इंटरव्यू लिया। किसका लिया? शिकागो, अमेरिका के बच्चों का इंटरव्यू लिया। आप ईस्ट में जाइए, वहां नैतिकताएं अलग है। अब आप अमेरिका की नैतिकता जानते हो ना कैसी हो सकती है, और अपने देश की कैसी हो सकती है, और मुस्लिम देशों की कैसी हो सकती है, चाइना जापान की कैसी हो सकती है। बोलिए फर्क है कि नहीं? आपको याद है सेमोआ आइलैंड? सेमोआ आइलैंड पे मार्गरेट मीड ने, अमेरिका की एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी मार्गरेट मीड, जिन्होंने किशोरावस्था के बारे में बोला कि साहब आप किशोरावस्था की जो विशेषताएं बता रहे हैं ना, वो गई वहां पे सेमोआ आइलैंड में। सेमोआ आइलैंड एक टूरिस्ट प्लेस बन गया उसके बाद। तो वहां पे जनजातियां रहती थी। तो जनजातियां, सुन रहे हो ना? उस आदिम 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 मतलब वो आज भी वैसे ही रहते हैं। तो उनके साथ वो रही मार्गरेट मीड, और मार्गरेट मीड ने उनके साथ रही। उनकी बहुत शानदार बुक है एक, जिसमें उन्होंने बोला था कि प्रिमिटिव सोसाइटी जो है, यानी आदिम जो समाज है, आदिम समाज है ना, विकसित और आदिम नहीं होगा। तो वहां की लड़कियों का उन्होंने स्पेशली अध्ययन किया, सेक्सुअलिटी की बात करी, उनसे मिली। तो वो क्या सोचते हैं सेक्स के बारे में, और अमेरिका की लड़की क्या सोचती है सेक्स के बारे में। बोले फर्क हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो उस आधार पे उनकी अपने आप काफी परीक्षा में प्रश्न आया उनका, सेमोआ आइलैंड पे किसने प्रयोग किया, किशोरावस्था पर संस्कृति और समाज का क्या प्रभाव पड़ता है इस पे। तो वो सेमोआ आइलैंड की बात है। तो वैसे ही कैरोल गिलिगन ने बोला कि आप शिकागो के बच्चों की मोरालिटी की बात कर रहे हो, तो दूसरे जो सोसाइटीज है ना, जो प्रिमिटिव सोसाइटीज है, प्रिमिटिव का मतलब थोड़ी आदिम टाइप की समाज है, उनकी और उनकी नैतिकता में फर्क होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आपने 2 गलतियां करी हैं, और एक तो जेंडर बायस है, एक कल्चर बायस है। तो इनके 2 आधार क्या क्या हो गए? एक तो लैंगिक पूर्वाग्रह, नहीं, बायस को क्या बोलेंगे? लैंगिक पक्षपात। यस, पक्षपात बोलेंगे। जेंडर बायस, 2 आधार हैं, जेंडर बायस BIAS, राइट है? ओके। और दूसरा है कल्चर बायस, जिसको बोलेंगे संस्कृति पूर्वाग्रह, नहीं, संस्कृति पक्षपात। आपने 2 पक्षपात किए हैं साहब। एक तो आपने संस्कृति पक्षपात किया, उन समाजों को अवहेलना की है जो प्रिमिटिव हैं।
इसको बोलेंगे कल्चर बायस, कल्चर बायस। तो ध्यान रखना परीक्षा में आ चुका है ये कि दो आधारों पे कोहलबर्ग के नैतिक विकास की आलोचना की जाती है। आलोचना करने वाली है गिलिगन, जो एक महिला है। वो इसलिए आलोचना करती है कि आपने महिलाओं की और लड़कियों की मोरालिटी के इंटरव्यूज नहीं लिए, उनका ध्यान नहीं रखा, और दूसरा आपने प्रिमिटिव सोसाइटीज या जो पिछड़े समाज हैं, आदिम समाज हैं, उनका ध्यान नहीं रखा। तो आलोचनाओं के दो बिंदु हो गए। बोलिए, पहला बिंदु हिंदी में कौन सा पक्षपात? लैंगिक पक्षपात। और दूसरा संस्कृति पक्षपात। इंग्लिश में पहला जेंडर बायस। कौन सा बायस? जेंडर बायस। और दूसरा कल्चर बायस। क्लियर है? यस। हाँ, ये मैंने बोला ना। देखो, एक चीज मैं बताऊं, दो बातें याद रखनी है यहां पे, आपने जो पूछा है। एक तो ये याद रखना है कि कोहलबर्ग ने एज की जो बात करी है ना, वो बात, एज वाली बात इसलिए आ जाती है कि साहब सब लोग पूछते ही नहीं है, इसलिए एज के अनुसार इसको डिफाइन नहीं करेंगे। एक तो उन्होंने ये बोला। दूसरे उन्होंने ये बोला कि पहले स्तर में दो अवस्थाएं आएंगी, तो पहले स्तर की दो अवस्थाएं, फिर स्तर बदल गया तो फिर नंबर, उन्होंने जो नंबर दिए हैं वो 1 2 3 4 5 6 नहीं दिए, बल्कि क्या दिए? 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2। और एक और बात, एक और आखिरी बात आज की, एक आपने जो बोला तो मेरे को एक बात और याद आ गई। लिख रहे हो ना? जिस बात के लिए आलोचना हुई, यानी ये कल्चर बायस वाली बात की आलोचना क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने एक बात बोल दी थी। क्या बात बोल दी थी पता है आपको? कि नैतिक नियम किस पर लागू होते हैं? क्या बोला कोहलबर्ग ने? सब पर, जबकि वास्तव में सब पर नहीं, अमेरिका में लागू होते हैं। ऐसा आलोचना की ना, तो एक बात हो रही, इसलिए नीचे आप इंपोर्टेंट करके लिख लो, इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट। हाँ, आलोचना के बाद इंपोर्टेंट लिख लो, ठीक है? ये आलोचना भी है और वैसे भी है, सब कुछ है। इंपोर्टेंट लिख दो आप तो बस, इंपोर्टेंट लिखा। इंपोर्टेंट। कोहलबर्ग के अनुसार, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक नियम निश्चर, यानी बदलते नहीं है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक नियम निश्चर व सार्वभौमिक होते हैं, यानी सब पे लागू होते हैं, ये उन्होंने बोला। तो इंपॉर्टेंट, कोहलबर्ग के अनुसार। ध्यान रखना, परीक्षा में ऑप्शंस में आपको पूछेंगे तो क्या पूछ रहा है उसको जरूर ध्यान रखना। तो कोहलबर्ग ने तो माना साहब नैतिक नियम निश्चर व सार्वभौमिक होते हैं, जो सब पे लागू होते हैं ना। लेकिन इनकी जो आलोचना करने वाली थी, उन्होंने बोला कि सार्वभौमिक कैसे हो सकते हैं? आप तो जेंडर बायस और कल्चर बायस हो गए, ठीक है ना? इसलिए ये बिंदु बहुत बार परीक्षा में आता है कि कौन सा विकल्प सही है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के बारे में कौन सा विकल्प सही है। पहली पे अगर आ जाए, ध्यान रखना कि नैतिक नियम निश्चर व सार्वभौमिक होते हैं। कोहलबर्ग ने इस बात को माना कि नहीं माना? माना। इस बात का ध्यान रखना, बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अब तक बहुत से लोगों ने गलतियां करी हैं, पर आपको नहीं करना है। एक बार इसको वापस पढ़ना, फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम, गारंटी है कुछ नहीं भूलोगे। थैंक यू, बाय।